हेलो स्टूडेंट, आई मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में। आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि होता क्या है ना, क्लास 10 के जो स्टूडेंट होते हैं वो लाइफ प्रोसेस के चैप्टर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। वो ज़्यादा ध्यान देते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ टू ऑर्गेनाइज, रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, बट वो एक चीज़ का केयर नहीं करते। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। अब इस आवर इन्वायरमेंट चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देने की वजह से क्या होता है ना, एग्जाम में 2-3 नंबर जब इस चैप्टर से आ जाते हैं, या फिर समटाइम्स मोर देन 3 या 4 नंबर, क्योंकि 5-6 चैप्टर जो हैं बायोलॉजी के, और उसमें से 27-28 नंबर आपके आ जाने हैं। जब 28 नंबर आने हैं तो किसी से वो 4 नंबर देता है, किसी से 5 नंबर, मान लेते हैं 3-4 नंबर आपका दे दिया एक ही चैप्टर से, जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे आप मिस्टेक कर देते हैं, ये आप मिस्टेक कर देते हैं, क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं क्योंकि आपने इसको ठीक से नहीं पढ़ा था। तो ये आपके जो मार्कशीट आएगी, आपका जो रिजल्ट आएगा, उस पर ये जो मिस्टेक होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी। बेहतर है कि आप पहले से इस पे तैयार है, क्योंकि देखो, समझने के लिए आपके पास इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इसको फोकस होकर नहीं पढ़ते, इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, एग्जाम के टाइम सोचेंगे कि इसको पढ़ लेंगे, रटने वाला चैप्टर है, आपने पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, तो उस टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप इसको जाके फिर से चीज़ों को एक एक करके समझ सके, क्योंकि आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, साथ साथ आपको बायो वाला पार्ट, जितने भी चैप्टर है वो पढ़ने हैं। तो सिर्फ आप एक चैप्टर के बारे में आप ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 15-16 चैप्टर हो जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, यहीं पे पढ़ लेते हैं। एग्जाम में इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे बायोलॉजी या फिर पूरे साइंस से हम जब देखेंगे। तो 95+ मार्क्स जब आपके आ जाए ना, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, आप अपने नाम बताइएगा। तो और मैं इंशाल्लाह और भी ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। क्लास 11 की भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, उसको भी आप देखिएगा। ओके, अभी हम बात करने जा रहे हैं आवर एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं? देखो, इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ जो होगी वो हम इंट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हमारा बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का जो इंट्रैक्शन होता है, इनकी इंटर रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। हम इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। सेकेंड, जो हमारी जो कम्युनिटी है, जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है, इनकी एक्टिविटीज़ किस तरह से अफेक्ट कर रही है हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे इकोसिस्टम को कैसे इफेक्ट कर रही है, हम उनके बारे में उनके बारे में बात करेंगे। मीन्स हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज़ इफेक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट। तो जो आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे, एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। तो पहले इकोसिस्टम से रिलेटेड जो भी टॉपिक है हम उनको कवर करेंगे। इकोसिस्टम से रिलेटेड 3-4 टॉपिक है। सबसे पहला तो हो जाएगा, हमें इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम है क्या। सेकंड जो इसमें पॉइंट होगा वो होगा कि जो इकोसिस्टम है उनके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा, कंपोनेंट्स के बाद इनके क्लासिफिकेशन के बारे में, इनको कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फिर हम बात करेंगे फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में, किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है, एक इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। और एक दो छोटे छोटे जो पॉइंट्स होंगे उनके बारे में बात करेंगे। अभी एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होते, मैं एक्टिविटीज़ को अलग से लेक्चर बना के उनको समझाने की कोशिश करूंगा। चलो, सबसे पहले हम समझते हैं इकोसिस्टम है क्या। मैं इकोसिस्टम वाले पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। 2 चीज़ें हमें पढ़नी है, इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंटल इशूज़। इन्वायरमेंटल इशूज़, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो पहले हम इकोसिस्टम के बारे में बात करें। इकोसिस्टम है क्या, आज हम 2 चीज़ों को कवर करेंगे, वो हो जाएगा हमारा इकोसिस्टम एंड कंपोनेंट्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो इकोसिस्टम क्या है, सबसे पहले समझते हैं। देखो, हम हैं, वी आर सर्वाइविंग हियर, तो हम यहाँ पे जिंदा हैं, हम यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? क्या हम सिर्फ लिविंग चीज़ों पे डिपेंड है? क्या हम सिर्फ एनिमल पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है, और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं? हमारी लाइफ किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं। हमारी चीज़ें, हमारी जो बॉडी है ये डिपेंडेंट है लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ कंपोनेंट्स। हमें
हम एनिमल और प्लांट्स पे भी डिपेंड है, साथ ही साथ हमें वाटर भी चाहिए, हमें एयर भी चाहिए, हमें रेनफॉल की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें विंड की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें अब बहुत सारे कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें इन सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक अच्छा इंटर रिलेशनशिप चाहिए ताकि हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल हो सके। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम का इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड non-living components in an area। तो यही तो सिंपली आप इकोसिस्टम का मतलब इसी से आप समझ सकते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन एन एरिया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इकोसिस्टम बोल रहे हैं। अब जो इकोसिस्टम होता है, जो जैसे कहीं पे लिविंग है, नॉन लिविंग है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और जो किसी एरिया में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और क्योंकि देखो हमारी लाइफ जो है ना वो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड नहीं है, एनिमल पे डिपेंड नहीं है, साथ ही साथ हमें उन सारी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे लाइट हो गई, ये सारी चीज़ें। ओके, मैं एक बार फिर से थोड़ा से वीडियो जो थी ना वो पॉज हो गई थी, पता भी नहीं चला, क्योंकि फ़ोन का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर वो फ़ोन जो होता है वो ऑफ हो जाता है। ओके, तो सेकंड हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। आई होप कि आपको इकोसिस्टम समझ में आ गया। जो इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं, पहले भी मैंने बताया कि लिविंग और नॉन लिविंग, तो इसमें हो जाएगा, एक तो हो जाएगा बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, एंड सेकंड आपका हो जाएगा एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका आता है, मीन्स लिविंग कंपोनेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम एनिमल और प्लांट दोनों को कंसीडर करेंगे। ओके, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके एक तो वो होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर, सेकेंड वो जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर, और लास्ट में वो जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की डेथ हो जाएगी तो उनको क्लीन करने का काम, उनको डिकम्पोज करने का काम जो करेगा उनको हम कहते हैं डिकम्पोजर। ओके, आई होप कि इतना समझ में आ गया। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके प्रोड्यूसर होंगे, कंज्यूमर होंगे, डिकम्पोजर होंगे। सिंपली प्रोड्यूसर को समझते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और वी कैन कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, या फिर हम ये कह सकते हैं जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेकर ग्लूकोज या फिर फूड का फॉर्मेशन करें, उनको प्रोड्यूसर कहेंगे, जिसमें आपके ग्रीन प्लांट्स जनरली आते हैं। साथ ही साथ वो बैक्टीरिया आते हैं, फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, बिकॉज दे हैव photosynthetic pigments, and with the help of those photosynthetic pigments they can produce their own food। और दूसरे नंबर पे आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं। प्रोड्यूसर ने फूड बनाया, प्लांट्स हो गए, प्लांट्स ने फूड बनाया, फूड को कंज्यूम कौन करेगा? कंज्यूमर करेंगे। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जहां पे प्रोड्यूसर ज्यादा हो जाएंगे वहां पे कंज्यूमर बढ़ने लगेंगे, जब ज्यादा कंज्यूमर हो जाएंगे प्रोड्यूसर बढ़ने लगे। तो एक दूसरे की को लिमिट करना, एक दूसरे को मेंटेन करना, कहीं ज्यादा ना हो जाए कोई चीज बहुत कम ना हो जाए, इसके लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट इनको हम कहते हैं कंज्यूमर, जिनमें एनर्जी का फ्लो भी होता है, इसमें एनर्जी का ट्रांसफर भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कंज्यूमर को अगर हम देखें तो हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कंज्यूमर को भी। एक तो उसमें हो जाएगा आपका हर्बीवोर आते हैं, कंज्यूमर में हर्बीवोर्स आते हैं, इसमें आपके कार्निवोर्स आते हैं, आपके ओमनीवोर्स आते हैं। तो इनको समझते हैं अभी। हर्बीवोर का मतलब वो एनिमल जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं, इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर को कंज्यूम कौन करेगा? आपके कार्निवोर करेंगे, और ओमनीवोर जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इनको कंज्यूम करते हैं। ओके, और इसके साथ साथ आपके पैरासाइट भी आते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर पाए जाते हैं और उनसे फूड को इनटेक करते हैं, उनसे फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर और पैरासाइट। दीज आर द फॉर्म ऑफ और दीज आर द पार्ट ऑफ
कंज्यूमर, जिसमें जो कंज्यूम करने का काम करते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिससे जो सिर्फ फूड को कंज्यूम करते हैं। अब बच गया आपका डीकम्पोजर। डीकम्पोजर नाम से ही पता चल गया कि ये सिर्फ किसका काम करेंगे, डीकम्पोजिशन का काम करेंगे। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कंपोज होते हैं, जैसे हम जो कंपोज हुए, हमारी बॉडी का जो कंपोजिशन है, हमारी बॉडी में जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कहाँ से आया सारे सब्सटेंस। वैसे देखा जाए हमारी बॉडी और जो सॉइल होते हैं उसमें जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं ऑलमोस्ट उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। अगर हम इनको, तो चीज़ें जहाँ से बनी वहाँ पे इनको लास्ट में मिल जाना है। तो मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाना है, तो इनको मिट्टी में मिलाने का काम कौन करेगा, ये कंपोजर करेंगे। डीकम्पोजर क्या करेंगे, जहां से बने हुए उन्हीं में उनको ले जाके मिला देंगे। तो चाहे वो लिविंग, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई भी हो, लास्ट में उनको डिकम्पोज करके उनको वापस सॉइल में मिला देने का काम किसका होगा, मतलब एटमॉस्फेयर में, एयर में और सॉइल में मिला देने का काम किसका होगा, इस डीकम्पोजर का होगा। तो डीकम्पोजर हमारे इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मान लेते हैं किसी की डेथ हो गई, तो उसको डीकम्पोज अगर नहीं किया गया तो वो बॉडी काफी साल तक वहीं के वहीं पड़ी रह जाएगी। तो होता क्या है ना कि ये जो आपके डीकम्पोजर होते हैं, जैसे एक आपने लैब में देखा होगा, आपका एक स्पेसिमेन रखा होता है, जार छोटे छोटे रखे रहते हैं, उसमें फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मलिन आपका उसमें रखा हुआ होता है, और उसमें जो भी इंसेक्ट हो गया, कोई एनिमल हो गया छोटा सा, वो काफ़ी टाइम तक वैसे ही पड़ा रहता है, बॉडी उसकी खराब नहीं होती, डिकम्पोज नहीं होती। क्यों डिकम्पोज नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे डिकम्पोजर जर्मिनेट नहीं कर पाते। फॉर्मल्डिहाइड प्रिवेंट करता है जर्मिनेशन ऑफ डिकम्पोजर्स, तो जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई दोनों आते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। लेकिन ये जर्मिनेट ना हो पाने की वजह से ही वो बॉडी जो होती है काफ़ी टाइम तक ऐसे ही पड़ी रह जाती है। तो अगर आप वहाँ से फॉर्मल्डिहाइड को हटा दें, धीरे धीरे वहाँ पे डिकम्पोजर आएंगे और उस चीज़ को डिकम्पोज कर देंगे, वो आपका जो एनिमल और इंसेक्ट रखा हुआ धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने बात की किसके बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में बात की, कंज्यूमर के बारे में बात की और डीकम्पोजर के बारे में बात की। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन, फूड चेन, फूड वेब और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। अभी बस इतना ही समझते हैं। और आपको पता है आज जैसे शब बारात है, आप लोग नमाज़ पढ़ें, तिलावत करें, अपने लिए दूसरों के लिए दुआएं करें, हार्ड वर्क करते रहें, सारे लोगों की मदद करें। चले, तो आज के लेक्चर में जो भी नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, और कोई प्रॉब्लम है ज़रूर आप मुझसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।